बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक नॉलेज पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र अधिकार। ठीक है, इसमें से लोकतंत्र अधिकार क्या है, तो ये क्लास 9th का एक चैप्टर है, तो उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके आने वाले सारे पेपर में काफ़ी हेल्पफुल मिले। और यहाँ पर समझेंगे कि डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं। तो ये आपकी एक तरफ साइड में बुक है। ठीक है, तो इस बुक से हमने सारी मेन टॉपिक निकाला है और निकाल के आपकी इस तरफ नोट्स के फॉर्म में हमने रेडी कर दिया है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हम बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से इनको समझे हैं। तो इनको समझने से सबसे पहले यानी कि हम यहाँ पर अपनी बुक को एक साइड में करते हैं, यानी कि यहाँ को बुक को स्क्रीन से गायब करते हैं और यहाँ पर अपनी उन चीज़ों को समझते हैं जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट क्या होता है, यानी डेमोक्रेसी राइट इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर यानी इस बेसिक सब्जेक्ट को समझेंगे कैसे। इसमें से अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है यानी कि लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की नींव यानी सरकार नहीं नागरिक के अधिकार होते हैं। अगर नागरिक के पास अधिकार ना हो तो सरकार तानाशाह बन जाती है। तानाशाह को इंग्लिश में डिक्टेटरशिप बोलते हैं। कहने का मतलब है अगर लोकतंत्र की नींव सरकार नहीं रखती, डेमोक्रेसी की जो नींव रखती है वो वहां की रहने वाली जनता रखती है। ठीक है, अगर वहां पर जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है या जनता के अधिकारों का मूल्यांकन नहीं है तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो सरकार वो एक तानाशाही यानी कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रहा है। तो इस चीज को समझेंगे। अधिकार हमें यह शक्ति देते हैं यानी कि ये ताकत देती है या पावर देती है। कैसे, इन चैप्टरों को लाइन बाय लाइन हेडिंग बाय हेडिंग समझेंगे। यहाँ पर आता है यानी कि हम स्वतंत्र रूप से जी सके। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर स्वतंत्र रूप से जी सके, हमारे ऊपर किसी चीज का बाउंडेशन ना हो। फिर इसके बाद अपने विचार रख सकें, अपने आइडियाज, अपनी सोच और अपनी भावनाओं को लोगों के सामने हम व्यक्त कर सकें, बता सकें। इस चीज का हमारे सामने क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें। कहने के मन अन्याय के खिलाफ किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके यानी किसी के साथ अगर गलत हो रहा है या सरकार गलत कर रही है तो उसके लिए मैं एक मंच पे खड़े होकर या पर वहां पर खड़े होकर उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकूं। क्योंकि किसी के साथ, चाहे मेरे साथ हो चाहे दूसरे के साथ हो, अगर गलत हो रहा है तो उसके साथ आवाज उठानी चाहिए। ये भी आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। फिर इसके बाद यानी चौथा पॉइंट आता है सरकार को नियंत्रित कर सके। कहने का मतलब है इतनी भी ताकत किसी को नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को सुपर पावर यानी कि एक सुपरमैन की तरफ पेश करे, ऐसा नहीं है। जिस देश में डेमोक्रेसी होती है वहां की जनता ही वहां की सुपरमैन होती है। कहने का मतलब यहाँ पर जो ताकत और जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से जनता के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि जनता सब मिलकर डिसाइड करती है कौन सी सरकार आएगी कौन सी नहीं आएगी, तभी वो उस देश में डेमोक्रेसी होगी। फिर इसके बाद आते हैं, इसीलिए यानी कि अधिकार लोकतंत्र की धड़कन है। इसी तरह ये क्या कहते हैं, जहां पर डेमोक्रेसी है तो उस चीज का जो हार्ट माना जाता है, जो धड़कन मानी जाती है, वो अधिकारों को माना जाता है, राइट को माना जाता है। कहते हैं कि जिस देश में डेमोक्रेसी है तो वहां सबसे पहले आपके राइट होंगे, अगर राइट नहीं है तो वहां पर आपकी डेमोक्रेसी नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं, बिना अधिकार लोकतंत्र केवल नाम का रह जाता है। यानी कि अगर आपके वहां राइट है और कोई कहे कि यहाँ पर, यानी कि अगर वहां पर आपके राइट नहीं है, ठीक है, और कोई कहे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है तो वहां पर सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी होता है। कहने का मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जहां पर है हम लोगों द्वारा बनाई गई कोई चीज या किसी बनाई गई चीज फिर इसके बाद उस पूरे देश में रूल करे। ठीक है, यानी रूल करने का मतलब जैसे हमारे देश की जनता इस देश की सरकार को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, यानी प्रेजेंट करती है। तो इस देश के जो अगर लीडर के तौर पर देखा जाए तो इतनी समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो 140 करोड़ को देशवासियों को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उनको जो चुना गया है वो इस देश की 140 करोड़ की जनता ने चुना है। तो यहाँ पर जो अधिकार मिला वो वोट देने का अधिकार हमारी जनता को मिला। जब हमने वोट दिया तब जाके वो 140 करोड़ की हिंदुस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को कहते हैं लोकतंत्र केवल नाम का रह जाता है अगर वहां पर आपके राइट ना हो। फिर इसके बाद आप आते हैं हेडिंग में इस चीज को समझते हैं, अधिकारों के बिना जीवन, यानी ठीक है, यानी अधिकारों के बिना जीवन, इन लाइफ विदाउट राइट्स। कैसे, इस हेडिंग के 3 मुख्य एग्जाम्पल दिए गए। केस नंबर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, यानी कि गुआंतानामो बे जेल, यानी गुआंतानामो बे जेल है एक जो कि यूएसए में है, अमेरिका में है। यह अमेरिका द्वारा क्यूबा में एक हिस्से में बनाई गई जेल है। यहाँ कई लोग आतंकवादी कहकर बिना सबूत के बंद किया गया है। कहने का मतलब ये अमेरिका ने एक जेल बनाया, गुआंतानामो जेल, जो कि क्यूबा में है। और यहाँ पर अमेरिका ने कई सारे लोगों को, लगभग 600 लोगों को बिना
एविडेंस के बिना उन पर मुकदमा चलाया, उनको अरेस्ट करके आतंकवादी घोषित कर दिया। कहने का मतलब ना ही उनको वकील दिया गया, ना ही उनका केस चला, ना ही उनके ह्यूमन राइट्स दिए गए, उनको डायरेक्ट अपने आप से किसी को भी वो आतंकवादी घोषित कर देते और उस जेल में डाल देते थे। फिर इसके बाद ना वकील रखने की यहाँ अनुमति थी और ना ही अदालत में मुकदमा चलने का इनको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या आता है, ना परिवार से मिलने की यहाँ पर इनको छूट दी गई। कहने का मतलब आप अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सकते। फिर इसके बाद कई कैदियों को यातना दी गई, यानी कई कैदियों को क्या किया, टॉर्चर किया गया, ठीक है, उन पर जबरदस्ती टॉर्चर किया। ये सारे व्यवस्था होने से क्या होता है, कोई पर्सनल व्यक्ति अपनी दुश्मनी का बदला भी तो ले सकता है। यानी कि मैं अगर अमेरिका उतनी समय होता, पावर में होता और मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, मेरे जितने भी दुश्मन होते, तो मैं वो पैसा अमेरिकी सरकार को देकर अपने दुश्मनों को उस जेल में डलवा सकता था। तो कहने का मतलब ये घटनाएं वहां पर घटी हैं। फिर यहाँ के लोग ह्यूमन राइट्स नहीं दिए, कहने का मतलब यहाँ के लोगों को ह्यूमन राइट्स नहीं दिए गए। फिर इसके बाद नीचे आते हैं अपने पॉइंट में, यानी केस नंबर दूसरे, जो कि एक केस है, ठीक है, ये एनसीईआरटी के सारे केस है, मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। केस नंबर 2 है सऊदी अरेबिया राइट सिचुएशन। ये क्या है, तो सऊदी अरब में नागरिकों के क्या अधिकार हैं, तो वहां पर भी यानी कि बहुत ज्यादा कड़े कानून है। अगर देखा जाए कड़े धार्मिक कानून है, यानी जो रिलीजियंस राइट है उनको बहुत ज्यादा टाइट रखा गया है, बहुत ज्यादा कंट्रोल है, उनके विषय में ज्यादा आप कुछ बात नहीं कर सकते, ना ही ज्यादा खुल सकते हैं, खुलकर अपनी बात को रख सकते हैं। सरकार के खिलाफ बोलना वहां पूरी तरह से अपराध है। सरकार कोई भी हो, कितना भी गलत की हो, वहां पर आप बोल नहीं सकते। अगर वहां पर बोलोगे तो उसके लिए वहां पर सजा भी बहुत ही ज्यादा टफ है, तो वहां पर आप किसी के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। फिर इसके बाद आता है लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते, कहने का मतलब वहां पर डेमोक्रेटिक चुनाव नहीं होते, वहां पर एक राजवंश चलता है। राजवंश कहने का मतलब पीढ़ियों से चली आ रही है, वो एक ही परिवार के पास पूरी सत्ता रहती है, वही लोग सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। तो यहाँ पर कभी कोई चुनाव नहीं होता, एक ही सत्ता है, वही लोग संभालते हैं। फिर इसके महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित है, यानी कहने में जो महिलाएं वुमेन है उनके राइट को बहुत ही कंट्रोल किया गया है, वहां पर ज्यादा उनको आजादी नहीं दी गई है। ऑब्वियसली वहां उनको बुरखे में ही रखा जाएगा, ज्यादा घूमने फिरने की भी आजादी उनको लोगों को नहीं है। नागरिक अपनी बात खुलकर वहां नहीं रख सकते, सऊदी अरेबिया में ऐसा होता है। फिर इसके बाद केस नंबर 3 है। इन केसों की हेल्प से फिर आगे नेक्स्ट आपको पूरा टॉपिक वाइज मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, ठीक है। ये पूरी एनसीईआरटी है, क्लास 9th की एनसीईआरटी है, तो उसमें एक चैप्टर है, उसी चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। फिर इसके बाद बात करते हैं, यानी कोसोवा में जाति नरसंहार। तो कोसोवा में जाति नरसंहार कैसे हुआ, तो दो समूह जिसमें सर्ब, जिसको बहुसंख्यक बोलते हैं, और एक अल्बनाई, जिसे मुस्लिम अल्पसंख्यक। तो यहाँ सबसे पहले बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक क्या होता है। बहुसंख्यक यानी कि किसी देश में किसी रिलीजन्स बहुत ज्यादा मात्रा में लोग हैं, उसे बहुसंख्यक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे अल्बनाई जो कि मुस्लिम लोग थे, वो अल्पसंख्यक, उनकी संख्या कम थी तो उनको अल्पसंख्यक बोलते हैं या माइनॉरिटी बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं अल्बनियाई मुस्लिम पर हिंसा हत्या का निर्वासन। कहने का मतलब जो वहां पर अल्बनियाई मुस्लिम रहते थे उन पर हिंसा हत्या का आरोप, यानी आरोप नहीं सॉरी, उन पर की जाती थी, ठीक है, इतनी सारे प्रेशर झेलने पड़ते थे। फिर इसके बाद आता है उनके जीवन के अधिकारों को छीन लिया गया था, उनकी लाइफ को टॉर्चर किया जाता था, उन्हें जीने, धार्मिक, नमाज पढ़ने, ऐसी चीजों पर उनको पूरी तरह से कंट्रोलेट किया जाता था। फिर इसके बाद आते हैं, यहाँ पर क्या आता है, निष्कर्षक, यानी बिना अधिकार जीवन में डर, अन्याय और दमन से भरा होता है। कहने की मतलब है बिना अधिकार, अगर आपके पास राइट नहीं है तो आपकी लाइफ कैसी होगी ये सोचो। सबसे पहले डर होगा, आपके साथ हमेशा गलत होगा, और दमन भरा होता है, यानी आपकी लाइफ कब खत्म हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके साथ हमेशा ही गलत होगा अगर आपके पास राइट नहीं। क्योंकि जब आपके पास राइट होते तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, आप उसके लिए बोलते हो। जब आपको कोई अधिकार ही नहीं दिएगा तो आप क्या कर सकते हो किसी देश में, ठीक है। और डर सबसे बड़ी, क्योंकि डर ही सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। कोई भी सरकार अगर आपको डरा लेगी तो यही सबसे बड़ी उनकी ताकत है। तो यहाँ पर डर एक तरह से होता है लोगों के बीच में। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ दूसरा नंबर आता है। दूसरा नंबर यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र में अधिकार, यानी राइट ए डेमोक्रेसी। कैसे, अधिकार क्या है, तो इसकी डिफिनेशन क्या है, इस चीज में पढ़ते हैं। अधिकार संविधान द्वारा दी गई कानूनी सुरक्षा है। अधिकार हमें तभी मिलता है जब किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है या कोई लॉ या नियम बना जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें वो अधिकार मिलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ही उस देश, उस लोगों की सेफ्टी की गारंटी लेता है। कहते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें लिखित पर कोई चीज दो,
एक कागज पर लिख कर दो, उसे हम बहुत ही मजबूत मानते हैं हम इंडियन, ठीक है, या फिर किसी बॉन्ड में लिखित तौर पर होनी चाहिए। तो उसी तरह संविधान हमारे देश में एक दुनिया का सबसे बड़ा लिखित ब्यौरा है, ठीक है, और इस ब्यौरे में हमारे राइट्स दिए गए हैं और ये पूरी तरह से हमारी सेफ्टी, देश की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखता है। फिर इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, निश्चित पॉइंट है, नागरिकों की स्वतंत्रता की बात की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसकी गरिमा, गरिमा का मतलब कह सकते हैं कि सेल्फ, यानी कि इस गरिमा को आप ऐसे समझ सकते हैं, कहते हैं कि सम्मानजनक लाइफ, ठीक है, तो इस गरिमा को सम्मानजनक बोलते हैं। और समानता सुनिश्चित करती है, यानी कि इक्वलिटी कंफर्म करती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अधिकार हमें यह शक्ति देता है कि हम सरकार के गलत निर्णय के खिलाफ बोल सकें, यानी राइट हमें ये देते हैं कि हम किसी भी देश की किसी भी देश सरकार के मतलब ये है कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी दुनिया में कहीं भी गलत हो रहा है तो हम पूरी दुनिया में जिस देश में गलत होगा हम अपने देश में रह के उनके खिलाफ गलत बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है। अपने देश में तो रह के अपनी सरकार के खिलाफ बोल ही सकते हैं, क्योंकि जो सरकार गलत करती है, बस हम दूसरी दुनिया के खिलाफ यानी दूसरे देश में रहने वालों के खिलाफ भी बोल सकते हैं अगर वो ह्यूमंस को किसी तरह उनके अधिकारों का हनन करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मैटर पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है, क्या आती है यहाँ पर, नेक्स्ट हेडिंग आती है लोकतंत्र अधिकारों के बिना अधूरा, यानी कि जहां पर डेमोक्रेसी है बिना राइट्स के वो पूरी तरह बर्बाद है, यानी कि कह सकते हैं बेकार है। जिस देश में राइट होंगे, यानी कि जिस देश में राइट होंगे वहां पर ही पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक सरकार या डेमोक्रेसी मानी जाएगी। डेमोक्रेसी बार बार नाम ले रहा हूं तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र का मतलब होता है, और इसकी डिफिनेशन करो तो लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का शासन, यानी कि आपके द्वारा यह किसी मेंबर को चुना गया है तो वहां पर एक तरह से उस व्यक्ति में आप लोगों की पूरी पावर कंट्रोल्ड एक तरह से निहित है, उसे बोलते हैं लोगों का शासन, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। यहाँ पर बोलते हैं लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में क्या होता है, नागरिक सर्वोच्च यानी सिटीजन सुप्रीम होता है। नागरिक, सरकार नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होता है, कहने का मतलब एक्यूरेबल होता है। अगर अधिकार ना हो तो नागरिक चुप हो जाए, कहने मतलब अगर मेरे पास ही अगर राइट ना हो तो मैं आपके सामने आज वीडियो नहीं बना रहा होता, क्योंकि मेरे पास जब कोई राइट ही नहीं तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता, और ना ही मुझे बोलने का हक होता किसी भी मैटर पर, ठीक है, चुपचाप अपने घर में रहता, काम करता, यही होता अगर मेरे पास राइट ना होते। इसी तरह बोलते हैं सरकार तानाशाह बन जाए, अगर आपके पास राइट नहीं है तो सरकार क्या तानाशाह बन जाए, कह सकते हैं डिक्टेटरशिप हो जाएगा, ये सारी चीजें। अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, जो राइट है वो डेमोक्रेसी की क्या है, आत्मा है, यानी कि अगर हम डेमोक्रेसी पूरा शरीर है तो अधिकार उसकी क्या है, आत्मा है, ऐसे समझो। फिर इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, तीसरा नंबर हमारा पॉइंट आता है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, तीसरा नंबर हमारा पॉइंट है, यहाँ पर बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार क्या है, तो भारत में जो है, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 14 से 32 तक दिए गए हैं, जिनके विषय हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, नीचे में हर अधिकार को आसान और विस्तार उदाहरण से समझाऊंगा ताकि आप समझ सको। तो यहाँ पर आता है यानी कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब यानी कि राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। तो ये भी थोड़ा बड़ा है, लॉन्ग है, अच्छे से समझिएगा चीजों को। फिर इसके बाद यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी, ये 14 से 18 है, यानी 14 से 18 मतलब आर्टिकल है 14 से 18, यानी कि इसको बोलते हैं अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। ये एक नंबर वाइज हर चीज को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर 14 से 18 क्या है, तो उनके विषय में नीचे दी गई है जानकारी। कानून सबके लिए समान है, बराबर है, ठीक है, ये नहीं अधिकार है कि सब कानून जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सबके लिए बराबर है, चाहे वो जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, चाहे भाषा हो, आदि भेदभावों को ये नहीं मानता है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा आते हैं, अगर मैं आर्टिकल 14 की बात करता हूँ तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि सब में, यानी कानून का बराबर सब में अधिकार होगा, यानी कानून सबको एक नजरों से देखेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जहां पर यह हमारा पॉइंट आता है आर्टिकल 15, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। आर्टिकल 16 यह है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब, कहने का मतलब है गवर्नमेंट जॉब में आपको इक्वल माना जाएगा। जैसे मान लो मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरी सैलरी 50,000 है, मेरे साथ कोई वुमेन खड़ी है, ठीक है, या मेरी किसी भी एज की लड़की या व्यक्ति है, तो उसको भी उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी मुझे मिलेगी। तो इसको बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब। फिर इसके बाद आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी एब्सोल्यूट, यानी कि अबलिस्ट, कहने का मतलब अनटचेबिलिटी का मतलब ये होता है कि छुआछूत, अस्पृश्यता बोलते हैं इसको हिंदी में, लेकिन इसी को आप अगर मिडिल भाषा में बोले तो छुआछूत बोलते हैं। आप किसी के साथ छुआछूत वाला व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है, ये कि वो भी भारत में रह के, वो आपकी, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर वो व्यक्ति किसी कानून के तहत पुलिस में जाता है या कहीं भी जाकर अपना रिपोर्ट जाहिर करता है तो आपके जो खिलाफ होगा वो कानूनी कार्रवाई होगी। प्लस इसके बाद आता है आर्टिकल 18
टाइटल ऑब्सोल्यूट कहने का मतलब है राजाओं के टाइटल खत्म, यानी कि जो राजाओं महाराजाओं के हैं आप अपने नाम के सामने महाराजा विक्रम सिंह ये दुनियादारी के नाम नहीं लगा सकते। यहाँ पर टाइटल का अधिकार दो लोगों को मिला है, एक तो एजुकेशन में मिला है, दूसरा सेना में मिला है। तो इन दो चीज़ों में आपको मिला है, जैसे कि आप डॉक्टर लिख सकते हैं, प्रोफेसर लिख सकते हैं, आदि बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। प्लस क्या कहते हैं आप जैसे कि मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट अपने नाम के सामने लगा सकते हैं। तो ये सम्मानीय नाम है, इनको आप यानी कि मेहनत करके जॉब करके इन नामों को आप अपने नाम के सामने ऐड करवा सकते हैं। प्लस इसके बाद आता है यह अधिकार भारत में इसको समानता आधारित देश बनाता है। कहने का मतलब ये जो राइट्स है मैंने ऊपर जो बात की, तो ये अधिकार भारत को क्या एक इक्वल आधारित देश बनाता है, समानता का अधिकार बनाता है। कोई अमीर या मंत्री आपका हक नहीं छीन सकता, कानून सबके लिए एक जैसा होता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की में बात कही गई है। फिर यहाँ पर बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है राइट टू फ्रीडम, यानी आर्टिकल 19 से 22 की बात करते हैं। तो यहाँ आर्टिकल 19 हमें 6 प्रमुख आज़ादियाँ देता है, ठीक है। इसमें से क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहने का मतलब आपको बोलने का अधिकार देता है, आपकी आवाज़, आपकी बातों को फैलाने का, विस्तार करने का अधिकार देता है। किसी भी जगह जाने की आपको आज़ादी है, जैसे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपको फुल आज़ादी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यूपी के रहने वाले तो आपको मध्य प्रदेश नहीं जाने दिया जाएगा या बिहार नहीं जाने दिया, आपको पूरी तरह से आज़ादी है। इसी से आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको सिंगल सिटीजनशिप है भारत में। डबल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप उत्तर प्रदेश के अलग नागरिक हो, प्लस मध्य प्रदेश के अलग नागरिक हो, प्लस बिहार के, ऐसा नहीं। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, आप किसी भी स्टेट में रहें आप रहेंगे भारतीय ही। फिर इसके बाद आते हैं पेशा या व्यापार चुनने का अधिकार। सपोज करो कि मुझे क्या कहते हैं, जैसे मैं इतनी समय एजुकेशन प्रोफेशन को चुना हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चाहूँ तो अपना मैं कभी मूड बदल के मैं कुछ और करने लग सकता हूँ, यानी कि मुझे अपना पेशा चुनने का फुल अधिकार है, वो मैं किसी भी फील्ड में हो सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी आज़ादी है भारत के रहने वाले नागरिकों की। फिर इसके बाद संगठन बनाने की आज़ादी। कहने के बाद संगठन समूह बनाने, जैसे आप लोग क्लास में होते हो तो आप एक संगठन बना सकते हो, आप मॉनिटर बनते हो, पूरे क्लास को लीड करते हो, तो आप कोई भी संगठन, चाहे बच्चों में बनाइए, चाहे ऐसे आके रियल लाइफ में आप संगठन बनाइए। बहुत सारे संगठन बने हैं, कांग्रेस भी एक संगठन है, बीजेपी भी एक संगठन, ऑब्वियसली इनको पार्टियां का नाम दिया गया, लेकिन एक तरह से एक संगठन का ही काम करते हैं। तो आप यहाँ पर ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ग्रुप होना चाहिए। उस ग्रुप में कोई ऐसी बातचीत नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे देश की शांति सुरक्षा भंग हो। फिर इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कहीं भी रहने की आपको आज़ादी है, भारत के किसी भी कोने में आपको रहने की फुल आज़ादी है, ठीक है। शांति से एकत्र होने की आज़ादी, आप शांतिपूर्ण इकट्ठा होकर कहीं पर बातचीत दरबार लगा सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं पर हर आज़ादी का दायित्व, यानी कि हर आज़ादी के साथ दायित्व होता है, यानी कि दायित्व मतलब आपकी हर आज़ादी में एक रिस्ट्रिक्शन होता है। वो रिस्ट्रिक्शन इस वजह से होता है, आपकी आज़ादी है, हम मानते हैं कि आप आज़ाद हो इस देश में, लेकिन आपकी आज़ादी से इस देश की जनता या रहने वाले आपके आसपास लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको ऐसी आज़ादी दी गई। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें, कुछ भी करने से पहले ये सोचें किसी दूसरे व्यक्ति को उस चीज़ से नुकसान ना हो, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, ना ही इस देश को नुकसान हो। तो इन सारी बातों का ख्याल रखें, तभी आपकी असली आज़ादी मानी जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 20 से 22, यानी कि अरेस्टेड लोगों का अधिकार, ठीक है। अरेस्टेड लोग मतलब जिनको अरेस्ट किया जाता है, तो उनके विषय में हम बात करते हैं। बिना कारण की गिरफ्तारी, आपको दुनिया की कोई ताकत बिना रीजन के गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो बिना कारण की गिरफ्तारी नहीं, जैसे आपके यहाँ पुलिस आती है तो सबसे पहले आप उनसे उनका रीजन पूछेंगे। अगर रीजन वैलिड है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, नहीं वैलिड है तो आप उसके लिए कहीं भी कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों के हक के लिए लड़ सकते हैं। तो इसे कहते हैं बिना कारण आप गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी को। वकील पाने का आप हक है। अगर आप गिरफ्तार हो, ओबियसली सी बात है कि अगर मान लो कि आप क्या कहते हैं अपराधी हो, तो आप भले अपराधी हो लेकिन आपको वकील दिया जाएगा। आपके पास पैसे भी नहीं है तो आपको सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपकी तरह से केस लड़ेगा। इससे क्या होता है, इससे हम पूरी दुनिया में ये दिखाते हैं कि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था कितनी सरल, कितनी कठिन, कितना नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। इन चीज़ों पर हम चीज़ों को कितने अच्छे तरीके, कितने सिस्टमेटिक तरीके से हैंडल करते हैं। फिर चीज़ों को यहाँ पर बताते हैं 24 घंटे में अदालत पेश करना जरूरी है। आप अरेस्ट होते तो आपके अरेस्ट होने से आपको 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट में पेश किया ही जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इस अधिकार ने हमें खुले आसमान में सांस लेने का हक दिया। ये जो आपके राइट है, ये जो हमारा जो राइट है, ठीक है, इसको आप ऐसे ले सकते हो कि हम खुले आसमान में कहीं भी रह के इत्मीनान से बैठ सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, तीसरा नंबर आता है। तीसरा नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है।
यानी कि राइट टू अगेंस्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, कहने का मतलब आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, आपको कोई शोषण ना कर सके। शोषण करने का मतलब आपको कोई तरीके से इस्तेमाल ना कर सके। कैसे? इंसानों की खरीद फरोख्त अपराध है, मतलब आप इस देश में इंसानों की खरीद नहीं कर सकते, इंसानों से ये भी कर सकते बॉडी पार्ट नहीं बेच सकते, प्लस यहाँ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको पूरी तरह से रोका जा सके। इस वजह से यहाँ पर इंसानों की खरीद पूरी तरह से कानूनी अपराध है। प्लस इन मजदूरी के लिए लोगों को बंधक बनाना अपराध है। आपसे किसी से मजदूरी करा रहे तो इसका मतलब नहीं कि उसे आप बंधक बना के जबरदस्ती मजदूरी करा, ठीक है, वो मजदूरी करने के लिए इस देश में पूरी तरह से आजाद है। 14 साल से कम बच्चों से बाल मजदूरी अवैध है, यानी 14 साल से अगर बच्चा कम है और उसको आप अपने घर में काम पे रखे हो तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, ये फंडामेंटल राइट में आता है और आपके खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो वो पूरी तरह से कार्रवाई कानूनी होगी और उसमें आप जेल भी जा सकते हैं। फिर चीजों को समझते हैं। यह अधिकार गरीब और बच्चों की रक्षा करता है, कहने का मतलब ये जो अधिकार है 23 और 24 ये गरीब बच्चों की रक्षा करता है, यानी कहने का मतलब जो सरकारी विद्यालय इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है, गरीब बच्चे वहां जाकर पढ़ सके ताकि उन्हें काम न करना पड़ सके। यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों, 14 साल के बाद जब बच्चा होता है तो उनसे भारी भरकम भी काम नहीं करा सकते, ऐसे काम करा सकते हैं जो वो काम को कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है किसी भी बच्चे की जगह स्कूल है फैक्ट्री, कहने का मतलब एक टैगलाइन है हमारे संविधान में, किसी भी बच्चे की जगह अगर वो बच्चा है, ठीक है, तो उस बच्चे की जगह फैक्ट्री नहीं है, स्कूल है। ये हमारे ह्यूमन्स राइट में भी आता है, कहने का मतलब हमारा नेचुरल भाव बनता है यहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप किस रिलीजन से हो, ठीक है, तो जैसे मैं हिंदू हूँ तो मेरे जो रिलीजन है, मैं अपने हिंदू धर्म में रहता हूँ, मैं उसे मानता हूँ, पूछता हूँ, कहीं भी जाता हूँ उसके लिए प्रचार प्रसार भी कर सकता हूँ, तो ये मेरा राइट है, ये मुझे दिया गया। किसने दिया? ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो यहाँ पर बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 की बात हो रही है, यानी अपना धर्म चुनने और मानने की स्वतंत्रता, कहने का मतलब मैं अपने रिलीजन को चूज कर सकता हूँ, उसे मान सकता हूँ, उसके लिए मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, आजाद हूँ, क्योंकि ये मेरा क्या है, फंडामेंटल राइट है। फिर इसके बाद करें पूजा करने का है, ऑब्वियसली सी बात, मैं किसी धर्म से हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी, तो वहां पर मैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग पूजा भी करूंगा, इसके लिए मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। किसी भी धर्म थोपना अपराध, कहने का मतलब जैसे मैं हिंदू हूँ, मेरे सामने कोई बहुत सारे मुस्लिम है, ठीक है, तो मैं उनके ऊपर जबरदस्ती हिंदू धर्म नहीं थोप सकता, क्योंकि ये मेरा निजी मामला है, तो निजी मामले को हमेशा निजी तौर पर हैंडल किया जाता है, किसी के ऊपर थोपा या उसे जबरदस्ती प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद बात आते हैं धर्म, हाँ, फिर इसके बाद यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है धर्म और सरकार अलग अलग, कहने का मतलब जो हमारे देश का धर्म है वो हमारे देशों में जो कई सारे हमारा देश कई सारी विविधताओं से भरा हुआ है, तो इस देश में जब विविधताएं हैं तो धर्म, रिलीजन्स, कल्चर सबका अलग अलग होगा। तो इस देश में जितने धर्म है वो हमारी सरकार रिलेट नहीं कर सकती या सरकार उसका प्रमोशन नहीं कर सकती। धर्म सबकी निष्ठा का अधिकार है और सरकार इस देश के लिए काम करती, तो मतलब कोई विशेष धर्म सरकार उसे प्रेफर नहीं कर सकती। तो ये इस चीज की खासियत, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे राइट की। फिर इसके बाद बात करते हैं भारत में हर धर्म की बराबर इज्जत है, कहने का मतलब हर कोई भी सरकार हो, जैसे कि हिंदू धर्म की इज्जत करती तो उतनी ही आपको मुस्लिम धर्म की इज्जत करनी ही पड़ेगी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इन चीजों को आप रियल लाइफ से ना जोड़े, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर इसके बाद बात करते हैं, तीसरा नंबर आता है, पॉइंट नंबर 5 आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है, यानी कल्चरल और एजुकेशनल राइट, जो कि 29 से 30 आता है। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी की बात हो रही है, और अपनी भाषा संस्कृति बचा सकते हैं। माइनॉरिटी का मतलब मैंने अभी बताया, माइनॉरिटी मतलब वो जो कम लोग हैं किसी भी देश में, तो कम लोग जो हैं वो अपने कल्चर को किसी भी तरीके से बचा सकते हैं, अपने कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीजों फैला सकते हैं, ठीक है। भाषा भी है या और भी उसके से स्कूल कॉलेज उसके लिए बना सकते हैं, जैसे मान लो कि बोडो एक भाषा है, ठीक है, बोडो जनजाति जैसे है, तो ये लोग अपने लिए स्कूल खोल सकते हैं और उस स्कूल में उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं, ठीक है। भोजपुरी है तो भोजपुरी के लिए आप स्कूल खोल सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, उसको पढ़ा सकते हो और उसका प्रचार भी कर सकते हो। जैसे इस देश में मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं तो उनके विषय में बात की जाए तो वो लोग अपने लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुली हुई है, ठीक है, वो लोग अपने उर्दू लैंग्वेज को बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीजें माइनॉरिटी लोग अपने कल्चर को बचा सकते हैं। यह भारत को सांस्कृतिक विविधता और यूनिटी और डाइवर्सिटी देता है, कहने का मतलब ये जो आर्टिकल्स है 29 से 30 ये हमारे संस्कृति विविधता को एक क्या देता है, यानी कि डाइवर्सिटी देता है। कहने का मतलब ये है जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको एक तरह की आजादी मिलती है। फिर इसके बाद यहाँ पॉइंट नंबर हमारा 6 आता है
जो तीसरे नंबर की हेडिंग की है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कहने का मतलब ये आर्टिकल 32 आता है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों कहा था इसको पहले समझते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह अधिकार है, अगर कोई अधिकार छीने तो आप कोर्ट जा सकते हैं। मतलब जो भी उतने से मैं यहाँ तक सारे चीजें पढ़ा आया हूँ, इन चीजों में से अगर आपका कोई हक छीनता है तो आप उसके लिए ना ही FIR करेंगे, कुछ ना करेंगे, आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो ये इस चीज की खासियत है, इसीलिए ये संविधानों का उपचार कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई अधिकार छीने तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट में इसकी डायरेक्ट सुनवाई होती है। कहने का मतलब जहां सुप्रीम कोर्ट है तो वहां पर इसकी डायरेक्ट सुनवाई होती है और इसके तहत यहाँ पर 6 रिट जारी की जाती है, जिसमें से हैबियस कॉर्पस आ जाता है, मैंडेमस आ जाता है, प्रोहाबिटेशन आ जाता है, फिर इसके बाद सर्टियोरियस आ जाता है और किक वारंट आ जाता है। यहाँ पर अधिकारों का रक्षक यानी गार्डियंस ऑफ राइट इसे कहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट को गार्डियंस ऑफ राइट्स कहा जा सकता है, अधिकारों का रक्षक। अब यहाँ पर बात करते हैं अधिकारों का बढ़ता दायरा। कहने का मतलब जो हमारे अधिकारों का बढ़ता दायरा है तो इसको समझते हैं। ये थोड़ी चीजें आपको बोरिंग हो सकता है, लग सकता है, लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज है। तो इन चीजों को, इन टॉपिक को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मेरे शब्दों में पढ़ाने में आपको समझ ना आए, कुछ चीजों में हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। इन सारे चैप्टरों में पढ़ते पढ़ते जब चीजें हो जाती हैं तो मुंह से कुछ गलत वर्ड्स निकल सकते हैं, प्रोनाउंस गलत हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरा वही सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं एक्सपेंडिंग ऑफ द स्कोप ऑफ राइट। कैसे समाज बदलता है, अधिकार भी बदलते हैं और बढ़ते हैं। भारत ने कई अधिकार जोड़े। कहने का मतलब हमारा समाज बदल रहा है। एक जब 1960 का समाज था और आज 2025 का समाज है, जमीन आसमान का अंतर है। तो इन सारी समाज, उस समय जो समाज था उसके हिसाब से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बने थे, उसमें से कुछ नहीं बने थे, तो उसके अकॉर्डिंग वहां से जोड़ते घटाते हम लोग चले। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐड करते आए हैं और कुछ चीजें हटाते गए हैं, यानी समाज बदल रहा है, अधिकार भी आपके बदलेंगे। फिर भारत में इसके लिए कई सारे राइट्स जोड़े गए, उनको मैं आपको रीड करके बता। राइट टू एजुकेशन यानी एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ये लाया गया था 2009 में ये चीजें लाई गई थी। 2009 में इसको नोट डाउन किया गया था, नोटिस किया गया था। राइट टू एजुकेशन कहने मतलब इसमें से यहाँ पर मुफ्त शिक्षा का अधिकार, ठीक, यहाँ पर फ्री एजुकेशन का अधिकार, ये सरकार की पॉलिसी है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, ये सरकार की पॉलिसी नहीं कह सकते इसको, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू एजुकेशन हर भारतीय का हक है। फिर इसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको इस देश की इंफॉर्मेशन लेने का पूरा हक है। आप देश के किसी भी मैटर पर जा सकते हैं, आपको RTI फाइल करना पड़ेगा, RTI फाइल कीजिए, तुरंत आपको आपके अपने हक की सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन लेगी, आप किसी भी विषय में कुछ भी जान सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी, यानी कि राइट टू प्राइवेसी आज की युग में तो बहुत इंपॉर्टेंट ये राइट है, 2007 में लाया गया था। इसे निजी जीवन की सुरक्षा, प्राइवेसी का मतलब ही आप समझ सकते हैं किसी गुप्तनीय चीज में, आपके इंटरनल मैटर में हम दखल अंदाजी कोई नहीं कर सकता, इसे राइट टू प्राइवेसी बोलते हैं। फिर इसके बाद आते हैं भविष्य में अगर पॉसिबिलिटी बन सकता है तो, अगर जहां तक पॉसिबिलिटी हो सकती है तो इन्वायरमेंट का अधिकार आ सकता है, यानी स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आ सकता है। जैसे अभी दिल्ली में इसके विषय में कई सारे यानी प्रोटेस्ट चले, तो ये एक राइट लाना हो सकता है संविधान में, ये जुड़े, यानी स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ठीक है, तो लोकतंत्र समय के साथ नागरिकों को एक सशक्त करता है, कहने का मतलब जागरूक करता है, जो हमारा डेमोक्रेसी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कुछ टॉपिक हैं याद करने लायक जो जरूरी हैं, तो इन टॉपिकों को याद रखने वाले पॉइंट्स है। फंडामेंटल राइट टोटल 6 हैं, आर्टिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो 14 और 32 है। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो 32 है, जो कि मैंने आपको समझाया। अनटचेबिलिटी ये भी आपको समझा चुका हूँ, 17 है। और इसके माइनॉरिटीज हक, यानी दोस्तों अधिकार हमारी आज़ादी की ढाल है, अधिकार ना हो तो सरकार तानाशाह बन सकती है। हमारा संविधान हमें 6 फंडामेंटल राइट देता है ताकि हम गर्व से कह सकें मैं एक स्वतंत्र भारतीय नागरिक हूं। वैसे इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन जो निकलता है, लोकतंत्र में सरकार नागरिक से ऊपर नहीं है बल्कि नागरिकों के लिए होती है सरकार। यहाँ पर और है, अधिकार हमें मजबूत बनाते हैं, अधिकार हमें अन्याय से रोकते हैं, अधिकार लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। अधिकार केवल किताब में नहीं है बल्कि ये हमारे हर भारतीयों के नस नस में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।